पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आपका स्वागत है और एसटीवी न्यूज में आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में आज पूर्वी चंपारण के उस विधानसभा सीट के उस कैंडिडेट की जिनके वजह से पूरे पूर्वी चंपारण में सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि ये जो सीट है वो केसरिया विधानसभा क्षेत्र जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ के सिटिंग विधायक डॉक्टर राजेश कुमार का टिकट महागठबंधन से कट गया है। और महागठबंधन से टिकट कटने के बाद डॉक्टर राजेश कुमार ने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकने का ऐलान किया है। तो इसके बाद से इनके निर्दलीय प्रत्याशी बनने के ऐलान के बाद जो है यहाँ का समीकरण बदल गया है और लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। तो इस वक्त डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ हैं, तो सीधे उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा है। बड़े अरमान आपके रहे होंगे कि दोबारा चुनाव में आए, लेकिन जो है आपके अरमानों पर पानी फिरा है। कहाँ कमी रह गई? कमी कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें लोकसभा में लड़ने की उम्मीद थी। मुझे पता नहीं वो कौन से लोग थे, वही मेरा टिकट कटवाने के कि मैं ऐसा किया है गलत काम। आप सीधे सीधे अखिलेश जी और जो है उन पर इस तरह के इशारा कर रहे हैं? नाम किसी का नहीं रख रहे हैं, चाहे जो हो। लोकसभा का प्रत्याशी कोई थोड़ा ना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हाँ, उनको लग रहा था कि इसका चुनाव चंपारण में जितने भी सीट हैं उसमें महागठबंधन की तरफ से केसरिया ही एक ऐसा सीट था जो कन्फर्म सीट था, जो हमने सबसे पहले जीता जी। तो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी लड़े थे महागठबंधन से, क्या उनको आपका सपोर्ट नहीं मिला था या फिर कुछ दूसरी वजह थी जिसके वजह से वो आपके पीछे पड़ गए? नहीं, उनको लगा है कि ये सीट तो निकाल लेगा, इसके बाद में जैसे जीतेगा इसके बाद उम्मीदवारी इसकी हो जाएगी लोकसभा का, और उन लोगों का पता साफ था, इसी वजह से ऐसा काम हुआ है। आपने निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ने का फैसला किया है, तो एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना और निर्दलीय चुनाव लड़ना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। क्या आपको लगता है कि उस मजबूती के साथ जो है आप फाइट दे पाएंगे? केसरिया में पहली बार पहले पार्टी के लोग सिंबल देते थे और उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे। आज पहली बार केसरिया के लोगों ने उम्मीदवार को तय करेगा कि हमारा यहाँ का विधायक कैसा हो, कौन हो। आपकी टिकट कटने की खबर के बाद जो है हमने कई सारी तस्वीरों में देखा कि आपके दरवाजे पे बहुत सारे आपके समर्थक जुट रहे हैं और आपने हाल फिलहाल एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की थी अपने समर्थकों के साथ, तो काफ़ी भीड़ आपने जुटाई थी। तो क्या आपको लगता है कि जो है ये भीड़ वो डॉक्टर राजेश के समर्थन में है या फिर जो है पार्टी को ये संदेश देना चाह रही है कि टिकट का जो डिसीजन है उस पर पुनर्विचार करे? पार्टी विचार करे या ना करे, क्षेत्र का जनता विचार कर लिया है क्या करना है। तभी हम इंतजार कर रहे थे। हमारा चुनाव लड़ना कोई शौक़ नहीं है। आप देखे होंगे मेरे यहाँ कितना भीड़ रहता है, ठीक ना, लेकिन लोग यहाँ आया और कहा कि नहीं डॉक्टर साहब चुनाव लड़ना है। तो अगर क्षेत्र का लोग कह रहा है लड़ना है तो हमको लड़ने में क्या दिक्कत है, जनता डिसीजन देगी। आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद जो है क्या आपकी पार्टी जिस पार्टी के आप नेता या विधायक रहे हैं, तो उसके आला कमान से कुछ बातें हुई आपकी? आला कमान से तो बात हुई थी, वो लोगों ने बोला था कि 2-3 दिन में हम लोग अपना डिसीजन देंगे। तो ये वक्त कब ख़त्म हो रहा है? कल हो सकता है ख़त्म हो जाए। अभी भी आपको उम्मीद है कि एक बार पार्टी पुनर्विचार करेगी और जो है आपको टिकट मिलेगा? पार्टी विचार करे ना करे, हम लोगों को पार्टी में रह कर ही बागी उम्मीदवार बन के जीत के फिर पार्टी में ही रहना है। तो ये बड़ा जो है संदेश दे रहे हैं पार्टी को डॉक्टर राजेश कुमार कि वो जो है पार्टी में ही हैं, पार्टी में ही रहेंगे, चुनाव जीत करके पार्टी को एक मैसेज देंगे और फिर से पार्टी में आएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे में संतोष कुशवाहा जी यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं,
तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कैडर वोट है राजद का वो जो है वो उनके पास रहेगा या फिर महागठबंधन में जाएगा और आपको नुकसान होगा? क्षेत्र की जनता मूर्ख नहीं है कि सिंबल कोई लेकर आवे और कोई वोट दे दे। सब लोग जानता पहचानता है। पार्टी को चाहिए था पहले पार्टी के आला कमान को क्षेत्र के लोगों से पूछना चाहिए, कार्यकर्ता से पूछना चाहिए। आज के डेट में भी अगर क्षेत्र का लोग बोल दे, कार्यकर्ता बोल दे कि हम संतोष कुशवाहा को ही मदद करेंगे, डॉक्टर राजेश चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, क्षेत्र का लोग उनके साथ नहीं है, ये सारे लोग मेरे साथ हैं, तो हम बागी उम्मीदवार रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो आपका मुख्य मुकाबला आप किसे मानते हैं? अपनी ही पार्टी के जो जिनको सिंबल मिला है उनसे आप मान रहे हैं या फिर दूसरे लोग हैं? मेरे पार्टी के उम्मीदवार तो नीचे से रहेंगे एक नंबर पे। नीचे से एक नंबर पर समझते हैं ना, आप समझ लीजिएगा। तो मुख्य मुकाबला आपका किससे हो? हम आप कैसे कहें, हम हमारे समझ से तो लड़ाई में कोई नहीं रहेगा। कोई बाहर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। हम तो हमारे विचार के ऊपर लोग हमको वोट देगा, पार्टी सिंबल पर थोड़े ना देगा। हमने क्षेत्र में काम किया है। डॉक्टर राजेश साहब, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में काफ़ी अंतर है। इस बार एनडीए खेमा भी बटा हुआ है, जैसे कि रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी ने ये ऐलान किया है कि जहां से जेडीयू उम्मीदवार होंगे वहां से उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ पे एलजेपी के कैंडिडेट भी हैं, पप्पू यादव जी की पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो है रालोसपा के भी कैंडिडेट हैं। तो इस बार बिल्कुल जो है सिचुएशन कुछ दूसरे तरह का है। तो ऐसे में जो है क्या आपको लग रहा है कि जो है पूरी मजबूती के साथ जो है इस बार आप चुनाव में, क्योंकि पिछला बार जो है एनडीए वर्सेज महागठबंधन की यहाँ लड़ाई थी, इस बार कई तरह के समीकरण बन रहे हैं, तो ऐसे में आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, इस लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियां हैं, इस बार पर्सनल केसरिया विधानसभा में यह जनता तय करेगी कि हम किसको जितावें, किसको अपना जनप्रतिनिधि बनावें। केसरिया क्षेत्र के लिए आपका मुद्दा क्या है? क्या कह करके इस बार आप चुनाव मैदान में जाएंगे? जनता के बीच क्या लेकर के जाएंगे? क्या उन्हें कह रहे हैं? क्या कह करके वोट मांग रहे हैं? जनता को सिर्फ मेरा नाम ही वादा है। जनता को भरोसा है कि पूरे पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो 20 साल से हैं, कुछ ऐसे विधायक जैसे मोतिहारी के 15 साल से हैं। केसरिया विधायक मतलब हम 5 साल से हैं, और मेरी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी हमने जितना रोड पास करवाया है, जितना रोड बनवाया है, उतने 20 साल और 15 साल वाले नहीं बनवाए हैं। इसलिए जनता को भरोसा है कि डॉक्टर राजेश ही काम करेगा क्षेत्र में। पहले ऐसे एमएलए हुआ करते थे जो आम आदमी, गरीब आदमी उनसे मिल नहीं पाता था, और मेरे यहाँ जो सबसे पिछले पैदान पर है वो भी आकर सुबह शाम जब इच्छा हो मिल लेता है। इसलिए लोगों को भरोसा है कि डॉक्टर राजेश ही हम लोगों के लायक। आपका जो क्षेत्र है केसरिया विधानसभा क्षेत्र, इसमें एक जो प्लेस है वो इंटरनेशनल महत्व का है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है। केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। उसके लिए आपने क्या किया है? सर्वप्रथम जब हमने चुनाव लड़ा, बिहार का सबसे बड़ा दूसरा जिला है तो मोतिहारी जिला है, पूर्वी चंपारण, और गांधी का कर्म भूमि होने के बाद भी यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके लिए आवाज़ उठाया था, बौद्ध स्तूप के लिए आवाज़ उठाया था, ITI कॉलेज के लिए आवाज़ उठाया था, रखवा नाला इसके लिए आवाज़ उठाया था। बाकी छोटी छोटी जितने काम हैं, पुल पुलिया सड़क, इसके लिए आवाज़ उठाया था, जिसमें बौद्ध स्तूप का काम आगे निकल गया था। लेकिन उस विभाग के मंत्री मेरे ही जिला के थे, इसलिए रोक दिया गया कि इस विधायक का नाम आगे बढ़ जाएगा। रखवा नाला ये भी आगे बढ़ गया है, उसका टेंडर होने वाला है, ITI कॉलेज बन रहा है, और बाकी छोटी मोटी कामें तो बहुत सारे हमने किया है। पिछले 5 साल जो आपने काज किया है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप किन चीज़ों को मान रहे हैं? केसरिया के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा बच्चे के भविष्य के लिए कि ITI कॉलेज बने, वह डॉक्टर राजेश ने केसरिया में लाया ITI कॉलेज। जो यह सोचने वाली बात है। पूर्वी चंपारण नहीं, किसी जिले के किसी प्रखंड में आप बता दीजिए कि ITI कॉलेज बना हो, या तो प्रखंड में होगा, अनुमंडल में होगा, नहीं तो जिला में होगा। यह केसरिया ऐसा पहला प्रखंड है जहां ITI कॉलेज बना है। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए डॉक्टर राजेश ने यह काम किया है। और बौद्ध स्तूप है, उसका भी हमने काम लगा दिया है, जो उसका टेंडर होने वाला है। सौंदर्यीकरण मतलब पार्क वगैरह बनने वाला है। ITI कॉलेज के लिए आपने किस तरह से प्रयास किया था? विधानसभा में हमने आवाज़ उठाया था लगातार
राघवा नाला, ITI कॉलेज, बौद्ध स्तूप, इन लोगों के बारे में, तभी यह यहाँ पर बनना शुरू हुआ। इस बीच हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर राजेश कुमार जो है पेशे से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, और आज जब मैं इंटरव्यू के लिए इनके आया तो ये पेशेंट देख रहे थे। तो डॉक्टर साहब, इस माहौल में जबकि जो है एक एक मिनट कैंडिडेट का कीमती है, आप पेशेंट देखते नज़र आ रहे थे, क्या चुनाव पे की तैयारियों पे आपका फोकस नहीं है? हम तो अब देखे होंगे, उससे आप समझ गए होंगे कि हाँ डॉक्टर राजेश कैसा आदमी है। नामांकन भरेंगे, डिसीजन तो जनता की काम है। अब खुद सोचिए, सारे उम्मीदवार क्षेत्र में लगे होंगे और हम मरीज देख रहे हैं। जिताया तो वाह वाह, हराया तो वाह वाह, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो वाह वाह। ये तो जनता हारेगी, जनता जीतेगी। आप जिस कॉलेज से मेडिकल आपने किया है, वो कॉलेज अभी फ़िलहाल वहाँ पे स्टडी नहीं हो रही है, बंद हो गया। वो भी एक ज़िले का मुद्दा है, हालांकि आपका लोकल मुद्दा नहीं है। रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस तरह का कॉलेज जो है शुरू होना चाहिए, या फिर जो है उस तरह का कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट हैं। अगर हमारी सरकार रहती तो हम कोशिश करते कि कॉलेज को फिर से हम लोग पुनः चालू करवाएं। सरकार तो है नहीं, और जिन लोगों की सरकार है वे लोग सिर्फ जनजीवन हरियाली, मतलब इस कोरोना काल में भी पोखरा वगैरह, गांव के पोखरा वगैरह का विकास करते नज़र आए हैं। क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? वैसे लोग, जो बच्चा पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम दिया नहीं, वैसे लोगों को पास कराया जाता है। अब वैसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए? इस देश का भविष्य, बच्चे का भविष्य, सोचने वाली बात है। आप कभी इसके लिए कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई? क्या विधानसभा में भी इस तरह की बातें गूंजी हैं? विधानसभा में हमने इसका आवाज़ नहीं उठाया। हमने जितना बात पहले बोला, ITI कॉलेज, बौद्ध स्तूप, राघवा नाला, मेडिकल कॉलेज, और बाकी छोटी मोटी कामें तो मैं अपने कर लिया हूँ। ये 4-5 चीज़ के लिए मैंने लगातार आवाज़ उठाया। 5 साल में आपने जो कुछ किया है वो जनता के सामने है। आगे 5 साल का क्या एम्बिशन है, क्या कुछ करने की योजना है? बस मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज़ उठाना है, और छोटी मोटी सड़कें कहीं छूट गई है, इसके लिए काम करना है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह और काम करना है। आपके क्षेत्र में देखते हैं कि जो है बहुत गरीब परिवार के लोग भी रहते हैं, बहुत सारी मजबूरियां उनके साथ, रोज़गार के अवसर नहीं हैं, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, बाढ़ से भी प्रभावित होते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या योजना है आपके पास? अब जिस तरह समझता हूँ कि पंचायत में एक वार्ड होता है और एक मुखिया, उसका मालिक मुखिया होता है, सिर्फ उसी तरह जो विधायक होते हैं उसका मालिक CM होता है, मतलब मुख्यमंत्री होता है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक किसी का विकास संभव नहीं है, चाहे किसी भी मामले में हो। हम झूठा वादा थोड़े ना कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जीतने के बाद सरकार चाहेगी, चाहे सरकार हमारी हो चाहे किसी विपक्ष की हो, तभी कुछ होगा। कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनको बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं। तो इसकी क्या जो है गारंटी है कि आप ऑफ़र मिलने के बाद अपनी पार्टी में न जाकर कहीं और भी पाला बदल सकते हैं? पैसा चाहे जिसके पास जितना हो, अगर दिल बड़ा होगा वही अब बड़ा आदमी होगा। जिसके पास दिल छोटा होगा वह आदमी बहुत छोटा होगा। मेरा प्रैक्टिस कर देखा है ना, जिले शहर में ये माइक्रो इंटीरियर है, देहात है, उसके बाद में शहर में जिन डॉक्टरों के पास नहीं होगा उतना मरीज होगा। हम लोग शौक से पार्ट टाइम में रखे हैं, हम लोग प्रतिष्ठा के लिए इस लाइन में आए हैं, कूद फान करने के लिए, चाहे किसी भी तरह का प्रलोभन मिलेगा, लेकिन हम RJD में हैं, RJD में ही रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राजेश कुमार, RJD के बागी विधायक, केसरिया विधानसभा से चुनाव निर्दलीय इस बार लड़ रहे हैं, चूँकि इनका टिकट कट गया है, और काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपनी जीत के प्रति, और तमाम मुद्दों पर ये खुल के बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो है चुनाव जीतने के बाद भी ये राजद का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मुकाबला जो है इस सीट पर बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे, दूसरी तरफ महागठबंधन के ही समर्थित जो है एक निर्दलीय कैंडिडेट होंगे, तीसरी तरफ अगर आप देखें तो JDU के उम्मीदवार हैं शालिनी मिश्रा, उसके अलावा रिंकू पाठक भी हैं जन अधिकार पार्टी से, और महेश्वर सिंह भी जो है चुनाव में अपना भविष्य आजमा रहे हैं। तो ये तमाम दिग्गज लोग जो है इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
तो आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी होती हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह का समीकरण बनता है, अभी चुनाव का जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा ये तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। STV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।